नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक के 4 पाठों का अध्ययन किया है जो किस में आते हैं, बायोलॉजी में, यानी साइंस की एक शाखा है बायोलॉजी, उसमें वो चारों पाठों का अध्ययन किया है हमने। अब हम जो साइंस की जो अगली शाखा है हमारी, अगले जो 4 पाठ है वो किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। उनमें से 2 पाठों को तो हटा दिया गया है, लेकिन 2 पाठ है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला जो पाठ है वो कौन सा, आपका दैनिक जीवन में रासायनिक, यानी दैनिक जीवन में रसायनों का क्या उपयोग है, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उनका अध्ययन हम करेंगे। अब देखते हैं ये जो पाठ है वो सबसे महत्वपूर्ण पाठ आपको किस लिए है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अंक, कितने अंकों का है ये, 9 अंकों का है ये पाठ। अब की बार कितने अंकों कर दिया गया इसको, 9 अंकों का। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में है रसायनों का प्रयोग किस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि हम कितने प्रकार की जो हम जैसे देखेंगे कि हर जो चीज़ है, हर पदार्थ है, उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई रसायन जरूर है। तो हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत जो काम में आने वाले हैं क्या है, रासायनिक, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। क्या है अम्ल, क्षार और लवण, इस पाठ में विस्तार से अध्ययन करेंगे इसका। तो अम्ल क्या होते हैं, वैसे तो हम सीधे साधारण रूप से देख सकते हैं कि अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो सभी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी खट्टे पदार्थ जो भी है उन सभी में कोई ना कोई प्रकार का अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं किस प्रकार। तो आपका जो अम्ल है उसमें क्या है, यानी जो अम्ल है उसका देखेंगे कि अम्ल खट्टा होता है। क्या होता है स्वाद के अंदर, खट्टा, यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टे स्वाद इसका किस प्रकार का होता है, खट्टा। अब जो क्षार है वो किस प्रकार का होता है, क्षार है वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। आपका जो लवण है वो किस प्रकार होता है, स्वाद में या तो क्या होता है, नमकीन, या क्या होता है, स्वादहीन होता है। अब देखते हैं जो अम्ल है उनका जब हम परीक्षण करते हैं तो लिटमस परीक्षण के द्वारा करते हैं सबसे ज़्यादा। तो जो लिटमस है वो एक प्रकार का क्या है, पत्र है जो किस प्रकार का पेपर होता है, वो लाइकेन से बना हुआ पेपर होता है। उससे हम अम्ल और क्षार के बारे में हम देखते हैं कि कौन सा पदार्थ में अम्ल है और किस पदार्थ के अंदर क्षार है। अब जो अम्ल है आपका वो किस प्रकार व्यवहार दर्शाता है लिटमस पत्र से, कि वो जो नीला लिटमस, 2 प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं, एक तो लाल और एक नीला। अब अम्ल का परीक्षण करने के लिए हम देखते हैं कि जब नीले जो लिटमस पत्र है उसको हम उस पदार्थ के अंदर डुबोते हैं, विलयन में, अम्लीय विलयन में डुबोते हैं, तो किस प्रकार हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। नीला किस प्रकार हो जाता है, लाल रंग का। अब देखते हैं क्षार। तो क्षार में जब हम लाल प्रकार का जो लिटमस पत्र है वो डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्षार, वो जो आपका लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है। और जब लवण के अंदर डुबोया जाता है तो किसी भी प्रकार से ये क्रिया नहीं करता है। अब देखते हैं तीसरा इसका, देखते हैं सामान्य गुण है कि जब अम्लीय विलयन है वो सभी जल, अम्ल है वो जल के साथ कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन। और जो क्षार होते हैं वो कौन सा देते हैं, वो देते हैं OH आयन देते हैं। और अम्ल और क्षार के जो H और OH आयन है वो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जल का। अब देखते हैं कि अम्ल और जो क्षार है उसमें क्या गुण पाया जाता है, कि अम्ल और क्षार को जब दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, आपका लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण। अब देखते हैं आगे इसमें। अब देखते हैं पहले अम्ल के बारे में। अम्ल के जो सामान्य गुण है वो किस प्रकार है, कौन कौन किस पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। जो अम्ल आपका है वो अंग्रेजी के एसिड शब्द से बना होता है। अम्ल किस से बना होता है, अंग्रेजी के एसिड शब्द से। और एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा, खट्टा पदार्थ। अब देखते हैं कि किस किस पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमारे पास हम ज़्यादा देखते हैं सिरका, सबसे पहले देते हैं सिरका। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं इमली। इमली है वो खट्टी होती है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यानी
खट्टा पदार्थ है उसमें अम्ल पाया जाएगा, तो अलग अलग प्रकार के अम्ल है, उन सभी का देख रहे हैं हम। संतरा है, संतरे वर्ग के जो भी फल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इस संतरे में, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब जो लाल चींटी का डंक है उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। अब जो जठर रस है जो आपके अमाशय के अंदर स्रावित होता है उसमें कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल। दही है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब जो देखते हैं अलग अलग प्रकार के जो अम्ल है उनके उदाहरण देखते हैं कि उनको किस प्रकार हम सूत्र लिखते हैं। ये आपको ये जो अम्लों के जो उदाहरण दे रखे हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। अब देखते हैं आपकी किताब में और दिए हुए हैं जो अम्ल है उनके नाम देखते हैं किस प्रकार, उनके सूत्र कैसे लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उनका सूत्र क्या होता है, HCl। कौन सा होता है, HCl, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल है उसका सूत्र क्या होता है, HNO3। किसका सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का। अब है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। अब जो आपका एसिटिक अम्ल है उसका सूत्र होता है CH3COOH। और आपका जो कार्बनिक अम्ल है उसका सूत्र क्या होता है, H2CO3। ये है आपके अम्लों के सूत्र। अब देखते हैं इससे आगे। अब जो आपका क्षार है उसके गुण, सामान्य गुण देखते हैं, उसमें किस प्रकार कौन कौन से क्षार होते हैं। तो क्षार है उसको हम जब देखते हैं सामान्य रूप से, तो आप जब उनको स्पर्श करते हो तो आपको साबुन जैसा चीकना लगता है। क्षार कैसा होता है, साबुन जैसा चीकना लगता है। अब जो क्षार है वो कौन कौन से देखते हैं, सामान्य आप देखते हो NaOH, ये कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है उसका सूत्र क्या होता है, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उनका सूत्र कौन सा होता है, KOH। अब जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उनका सूत्र क्या होता है, AlOH, ये होल थ्राइस यानी AlOH3। ये क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तो थे क्षार। अब देखते हैं हम लवणों के बारे में। तो लवण का हमने क्या देखा कि अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखते हैं इसमें, यानी जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, दोनों को मिलाया जाता है, तो ये अपने अपने गुण को खो देते हैं, यानी अपने गुण को भूल जाते हैं अम्ल और क्षार, और क्या बना देते हैं, लवण, और प्लस में जल, और क्या निकलती है इससे, ऊष्मा निकलती है। यह है आपकी अभिक्रिया कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है इसको। अब देखते हैं आगे। अम्ल और क्षार होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही क्या है, जल के अंदर विलय यानी घुल जाते हैं दोनों ही। अब हम देखते हैं कि दो नाम आते हैं आपके आगे बार बार, कौन से, एक तो होता है आपका तनु अम्ल और क्षार, यानी तनु अम्ल और तनु क्षार। एक होता है सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार। तो तनु अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल को हम सीधे से समझ सकते हैं, तनु अम्ल और क्षारों को, यानी जिस अम्ल और क्षार में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, वो कौन सा होगा, तनु अम्ल या क्षार कहते हैं। दूसरा सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार कौन सा होगा, सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार कौन सा होगा, जिस अम्ल या क्षार के अंदर क्या हो, जल की मात्रा क्या हो, कम हो, और अम्ल या क्षार की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। यानी इनकी चार परिभाषा बन सकती है अलग अलग। तनु अम्ल होगा तो क्या होगा कि वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक है वो कौन से अम्ल कहलाएंगे, तनु अम्ल। क्षार का होगा तो क्षार क्या होगा कि वे क्षार जिसमें जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वो क्या कहलाएंगे, वो तनु क्षार कहलाएंगे। उसी प्रकार सांद्र का हो जाएगा कि वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या हो, कम हो, और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। और वे क्षार जिसमें जल की मात्रा क्या हो, कम हो, और क्षार की मात्रा अधिक हो, वो क्या कहलाएंगे, सांद्र क्षार कहलाएंगे।
अब है ये तो तनु अम्ल और तनु क्षार, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार। अब है आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और उसी प्रकार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इसका विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्रबल अम्ल है वो कौन सा होता है, यानी जलीय विलयन में जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल कौन सा होता है, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रबल अम्ल। और जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं वो कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार जिस प्रकार अम्ल का दिया है उसी प्रकार कि जो क्षार है वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षार। और जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं या आंशिक आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। ये है आपके प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अब देखते हैं इसमें आगे। अब हमने क्या देखा, लवणों के बारे में देख रहे हैं कि जो अम्ल और क्षार है वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का। प्लस में जल और प्लस में क्या बनती है, ऊष्मा निकलती है। यानी अम्ल क्षार दोनों मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, प्लस में जल बनता है और साथ में क्या निकलती है, आपकी ऊष्मा। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और कौन सी क्या कह सकते हैं इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है, उसमें ऊष्मा बनती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसके अंदर निष्कासन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखते हैं इसमें आपकी जो ये अभिक्रिया है उसको देखते हैं कि अम्ल, यानी आपने अम्ल ले लिया एक, कौन सा, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और क्षार कौन सा लिया है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। दोनों को मिलाते हैं अम्ल और क्षार को, तो क्या बनता है, NaCl, जो कि क्या है आपका एक साधारण नमक है। जो साधारण नमक का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, NaCl। किससे बनता है, HCl और जो आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उनको मिलाने पर कौन सा लवण प्राप्त होता है, NaCl। प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। यह है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो क्या बनाती है, लवण, जल और ऊष्मा। अब देखते हैं इसमें आगे। जब आपका प्रबल अम्ल, यानी आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, आपने परिभाषा ऊपर देखी थी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जब मिलाते हैं तो जो लवण प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, उदासीन लवण होता है। जो आपने अभिक्रिया ये देखी है, यह उदासीन लवण की अभिक्रिया है। अब दूसरा, यदि प्रबल अम्ल को और दुर्बल क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जो लवण बनता है वो कौन सा होता है, आपका अम्लीय। यानी जो प्रबल होना उसी का ही क्या रहेगा, रुतबा रहेगा यहाँ पर। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाकर कौन सा लवण बनाते हैं, अम्लीय लवण, उसी प्रकार दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाकर क्या बनाएंगे, क्षारीय लवण। यानी जो प्रबल हुआ ना वही आगे लवण में आएगा। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाकर क्या बना देंगे, अम्लीय लवण बनाएंगे, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या बनाएंगे, क्षारीय लवण। इसके उदाहरण भी हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। पहला तो क्या है, ये जो आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाला है, जो जिसमें उदासीन लवण बन रहा है, वो है ये अभिक्रिया, जिसे HCl और NaOH, ये क्या है, दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, जिस मिलाकर क्या बना दिया जाता है, आपका उदासीन लवण जो NaCl है, और प्लस में आपका जल। उसी प्रकार दूसरी जो आपने देखा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार वाली, तो प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl, प्रबल अम्ल ले लिया। दुर्बल क्षार कौन सा लिया है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, जो मिलकर क्या बनाएगा, जो आपका अम्लीय लवण बनाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाता है लवण, और प्लस में जल। अब देखते हैं जो लास्ट वाला कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल कौन सा लिया है, एसिटिक एसिड लिया है आपका CH3COOH, जो किसके साथ, NaOH के साथ। जो NaH क्या है, एक प्रबल क्षार है, और एसिटिक एसिड क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाकर क्या बना लिया आपका, ये जो क्षारीय लवण बना लिया है, और प्लस में आपका जल बनता है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। अब इसमें आगे क्या है कि अब देखेंगे कि लवणों के गुण क्या है, लवण किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं लवण में। लवण है वो क्या होते हैं, वो उच्च गलनांक वाले होते हैं। इसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और क्वथनांक भी क्या होते हैं, इसके उच्च होते हैं। अब देखते हैं इसमें साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं ये,
लवण क्या किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। और इसके साथ क्रिस्टल जल भी उपस्थित होता है। जो आपके जो लवण हैं वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और इनके साथ में क्रिस्टल रूप में जल भी पाया जाता है। अब क्रिस्टल जल क्या होता है? क्या होता है क्रिस्टल जल? तो देखते हैं कि जो आपका जो लवण है, लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल बोलते हैं। जिस प्रकार हमने उदाहरण ले रखा है, ये जो आपका है लवण है, ये लवण ले रखा है आपने सोडियम कार्बोनेट लवण लिया है। तो इसमें जो ये सूत्र में लिख रखा है 10H2O, ये 10H2O क्या है? ये क्या है आपका? क्रिस्टल जल के रूप में। यानी आपने परिभाषा में क्या देखा कि लवण के इकाई सूत्र में जो जल के अणुओं की निश्चित संख्या होती है वही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जल। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसमें जल के क्रिस्टल कितने हैं? 10 क्रिस्टल है जल के। इसी प्रकार हम देखते हैं फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और चॉइस H2O। ये चॉइस H2O क्या है? ये फिटकरी के अंदर क्या है? चॉइस H2O, ये है आपका क्रिस्टल जल। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 और आपका साथ में क्या दे रखा है? 2H2O। ये क्या है? ये आपका क्रिस्टल जल। अब देखते हैं इसमें लवणों के बाद में हम देखेंगे कि अम्ल क्षार की अलग अलग रूप से परिभाषाएं दी गई है अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। वो परिभाषाएं हम विस्तार से देखेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने किस प्रकार की परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले जो परिभाषा का नाम आता है तो उसमें हम देखते हैं कि आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक? आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने संकल्पना दी, परिभाषाएं दी। कब दी? 1887 में। देखते हैं क्या दी उन्होंने क्या कहा कि अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं। उन्होंने बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन से अपघटित होकर, यानी जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं, या H+ आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल। सबसे सरल सी परिभाषा है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। उसी प्रकार जो क्षार की परिभाषा है वो भी सीधी सी है। इस H+ है ना, इसकी जगह क्या करना है आपको? हाइड्रोनियम आयन करना है। आपको क्या करना है? उसके जगह हाइड्रोक्सिल आयन करना है, यानी OH आयन करना है। वो क्षार की परिभाषा हो जाएगी। देखते हैं इसमें पहले अम्ल की, कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब इसके अलग अलग प्रकार की देखते हैं किस प्रकार ये जो H+ आयन देते हैं अम्ल, वो अम्ल क्यों कहलाते हैं, किस प्रकार इसके उदाहरण देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो आपका उदाहरण ले रखा है वो किसका ले रखा है? HCl अम्ल का ले रखा है। इसका HCl अम्ल का। तो जैसे ही इसको किसमें मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं, तो क्या होगा? ये जल के अंदर H+ आयन दे देगा। जैसे ही H+ आयन देगा तो इसमें प्लस में क्या बन जाएगा? क्लोरीन आयन बन जाएगा। अब इसमें देखो ये साथ में ब्रैकेट में नीचे लिख रखा है AQ। तो AQ का जहाँ भी AQ लिखा है उसका मतलब क्या होता है? एक्वाइस, यानी क्या है? ध्रुव फॉर्म के अंदर है, ध्रुव फॉर्म के अंदर होता है। उसके हम क्या लिखते हैं? AQ लिखते हैं उसकी जगह, तरल रूप में होते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, ये तो हो गया HCl का। उसी प्रकार दूसरा ले लिया हमने HNO3, यानी नाइट्रिक अम्ल का लिया है। तो उसको जब जल के अंदर घोलते हैं तो क्या बनता है आपका? H+ आयन तो बन गया। यही थी परिभाषा कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। तो प्लस में ये आपका ये आयन बन गया, नाइट्रोजन आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन है, ये बन गया आपका। उसके बाद में हम देखते हैं H2SO4। H2SO4 है, उसको जब जल के अंदर घोला जाता है तो आपका क्या बनता है? H+ आयन और प्लस में सल्फेट आयन बन गया ये। उसके बाद में देखते हैं जो आपका CH3COOH, इस अम्ल को, एसिटिक एसिड को जब जल के अंदर घोला जाता है तो आपको H+ आयन और प्लस में आपका ये आयन बन गया है। अब देखते हैं इसके बाद में कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल को जब जल के अंदर घोला जाता है तो इसमें H+ आयन ये बन रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं, ये थी आपकी अम्ल की परिभाषा के अनुरूप आपके उदाहरण। यानी
जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जिसका आपने इस उदाहरणों के माध्यम से देखा है। अब देखते हैं इसमें ये जो क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आयन जो बन रहा है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, वो क्या करता है कि अत्यधिक ये क्या होता है, क्रियाशील होता है। इसीलिए ये क्या करता है, ये जो आपका जल बन रहा है, कौन सा, ये जो जल है आपका, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसके साथ, जल के साथ और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, वो बनाता है आपको हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यानी ये क्या करता है कि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, तो ये सीधे फॉर्म में नहीं रहता है, तो क्या करता है, ये क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बनाता क्या है आपका हाइड्रोनियम आयन। इस रूप में ये रखा जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि जो प्रबल अम्ल है वो कौन से, आपने पीछे उदाहरण देखे प्रबल अम्लों के, उसके बारे में हम देखते हैं उदाहरण के कौन कौन से प्रबल अम्ल है उसका देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। उसके उदाहरण के रूप में जब प्रबल अम्ल देखते हैं तो कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर अलग से क्वेश्चन, प्रबल अम्ल के उदाहरण। तो इसमें देखते हैं जो HCl अम्ल है वो क्या है आपका, प्रबल अम्ल है। जो H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी क्या है आपका, प्रबल अम्ल है। और जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3, वो भी क्या आपका प्रबल अम्ल है। क्यों, क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। अब देखते हैं, यानी जो आपने यहाँ पर देखा था कि हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, फिर एकदम पूर्ण रूप से क्या होते हैं, ये आयनित। अब देखते हैं आगे दुर्बल अम्ल कौन सा बताया था आपको कि ये जलीय विलयन में क्या नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का जब उदाहरण आता है उसमें पहला आता है एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। अब जो दूसरा है आपको H2CO3, ये जो है आपका, ये आपका कार्बनिक अम्ल, कौन सा है, कार्बनिक अम्ल है ये। अब देखते हैं इसके बाद में दूसरा आपका प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये तो थे अम्ल के बारे में। अब जो आपका प्रबल क्षार है उसका भी जिस प्रकार आपने अम्ल का देखा उसी प्रकार किसका होगा, इस क्षार को होगा। तो क्षार का कैसे लिखेंगे, इसका होगा कि जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, उसको तो हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार कहेंगे। उसी प्रकार देखते हैं इस दुर्बल क्षार में, तो जलीय विलयन में जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। अब जो प्रबल क्षार है उनके उदाहरण के रूप में देखते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके उदाहरण है, प्रबल क्षार के। दुर्बल क्षार के जब उदाहरण देखते हैं तो ये आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH और MgOH की ऑल ट्वाइस, ये है क्या आपके दुर्बल क्षार। अब इसके बाद में देखते हैं आगे का पार्ट है, उसमें आता है आपका कि जो आपके जो क्षार है, पहले आपने किसका पढ़ा, अम्ल का, कि आर्यनीस ने अम्ल को परिभाषा किस प्रकार दी थी। आर्यनीस ने अम्ल की परिभाषा दी थी कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अम्ल। और अब जो दूसरा हम देख रहे हैं क्षार के बारे में, तो क्षार में क्या होगा, क्षार में होगा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन से आयन देते हैं, OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उसमें तो कौन सा था, हाइड्रोजन आयन था, H+ आयन, और इसमें कौन सा है, OH माइनस, OH कौन सा है, माइनस, यानी हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इसको। ये जब देता है तो वो क्या कहलाते हैं, क्षार। यानी जब उस पदार्थ को जल में घोलते हैं तो क्या होता है कि ये क्या होता है, OH आयन देता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या कौन सा है, ये क्षार है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। इसके उदाहरण हम देखते हैं, जिस प्रकार अम्ल के देखे थे उसी प्रकार इस क्षार का देखेंगे। तो देखते हैं इसमें जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल के अंदर घोला जाता है तो ये कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ये सोडियम, आपका जो पोटेशियम है वो अलग हो गया। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम अलग हो गया और आपका जो कौन सा दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन। इसी प्रकार आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें भी क्या है, कैल्शियम अलग हो गया और कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। उसी प्रकार जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें अमोनियम अलग हो गया और इसमें
हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ये क्या है आपके क्षार। तो आयरनेशन क्या बताया कि जो पदार्थ है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो तो क्या है अम्ल है। और जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये थी आपकी आरएनएस की संकल्पना। इसके बाद में है आता है ये जो आपका बचा कौन सा H+ और OH आयन है, यानी ये ऊष्मा क्षेत्र उदासीनीकरण रूप में किस प्रकार बदलती है। हमने देखा था कि अम्ल और क्षार जब को मिलाते हैं अम्ल और क्षार को तो क्या बनता है, लवण बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो कैसी होती है कि यानी अम्ल के तो कौन से, अम्ल का तो जो है ना आपका H+ आयन वो, और क्षार का कौन सा OH आयन, ये दोनों मुक्त होते हैं और दोनों क्या करते हैं, मुक्त होकर आपस में संयोजित हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, जल। इसीलिए ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, प्लस लवण और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया मानी जाती है, ऊष्माक्षेपीय या उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में हमने देख लिया। अब क्या है कि जो आर्यनियंस थे उन्होंने स्पष्ट तो कर दिया अम्ल के बारे में, लेकिन वो क्या कर सके, केवल और केवल उन्हीं अम्ल और क्षारों को उसको वो परिभाषित कर सके जिनमें क्या था, H+ और OH आयन थे। यदि जिस अम्ल और क्षार के अंदर H+ और OH आयन नहीं थे उसको उन्होंने वो स्पष्ट नहीं कर सके। इसीलिए इनकी जो जो परिभाषा थी वो क्या हुई, पूर्ण रूप से सभी अम्लों और क्षारों के लिए मान्य नहीं हुई। तो उनके बाद में क्या हुआ, उनके बाद में एक अन्य वैज्ञानिक हुए, दो वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टेड और लोरी नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया। कैसे, उन्होंने प्रोटीन के रूप में परिभाषित किया, प्रोटॉन के रूप में। कैसे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अम्ल वो वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन क्या कर देते हैं, दाता होते हैं। जो प्रोटॉन क्या होते हैं, दाता होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। और जो क्षार होते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी जो प्रोटॉन देते हैं वो तो उन्होंने क्या बोला, अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उनको क्या बोला उन्होंने, क्षार। अब देखते हैं इसमें उदाहरण के रूप में हमने उसने देखा कि कोई A क्या है, अम्ल है, और B क्या है, क्षार है। दोनों क्या करते हैं, दोनों क्या है, ये जो अम्ल है वो तो क्या है, आपको जो प्रोटॉन है वो देता है, और क्षार है वो क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। और क्या फिर क्या कर देते हैं, ये क्या बना देते हैं, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी क्या बना देते हैं, अम्ल। इसका उदाहरण लेके हम देखते हैं कैसे। जिस प्रकार उसने देखा ये कोई अभिक्रिया है, उसमें ये जो आपका H2 है, जल है, वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर H2O के रूप में है, और फिर यहाँ जाकर क्या बना देता है, OH बनाता है। जैसे ये OH बनाता है तो क्या होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, एक हाइड्रोजन कम, मतलब एक प्रोटॉन उसने दे दिया। यानी ये क्या कहलाएगा, प्रोटॉन दाता। और प्रोटॉन दाता को क्या बोला था उन्होंने, प्रोटॉन दाता को क्या बोला था, अम्ल बोला था। इसी प्रकार इस दूसरे में, इसमें क्या है, इसमें है कि NH3 के रूप में है, और आगे जाकर ये क्या बना रहा है, NH4 बना रहा है। तो क्या हुआ, NH3 यानी एक हाइड्रोजन क्या था इसमें क्या है कि प्रोटॉन किस रूप में बोला है, H के रूप में बोला है, H+ के रूप में बोला है प्रोटॉन को। तो देखते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पर NH3 था और यहाँ पर क्या बना लिया इन्होंने, NH4। तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। तो यानी प्रोटॉन को ग्रहण किया उन्होंने, इसीलिए ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही है। और ये प्रोटॉन ग्राही क्या बोला था, इन्होंने क्षार बोला था। ये क्या हो गया, यानी ये तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया, क्षार, क्योंकि इन्होंने तो एक प्रोटॉन दे दिया और इन्होंने एक प्रोटॉन ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे, इसमें क्या होता है कि ये दोनों क्या है, दोनों दिशा में जा रहा है ये तीर के निशान, यानी ये क्या है, दोनों दिशा में जा रहा है। इसीलिए क्या है, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, दोनों दिशा में चलती है। तो जब ये तो बना लिया, जब इनको जब वापिस आयन बनाते हैं तब क्या करते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, NH4 है, और इधर जाएगा तो क्या बनेगा, NH3। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हुआ आपका, एक वापिस जब इधर अभिक्रिया होगी तो, यानी एक बार तो आपने देख ली, दोबारा जब वापिस अभिक्रिया होगी, यानी क्योंकि ये दोनों दिशा में तीर का निशान है, दोनों दिशा में है, जब क्या करेगा ये, तब ये क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन देगा,
तो क्या होगा, NH3 बनेगा। तो ये देने वाला क्या कहलाएगा, अम्ल। तो इसको क्या बोल दिया इन्होंने, संयुग्मी अम्ल। और इसमें क्या होगा, OH है, OH है तो इधर जाएगा तो ये क्या बने, एक हाइड्रोजन लेगा तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार। ये है अम्ल और क्षार के बारे में ब्रांस्टेड और लोरी की संकल्पना। इसमें एक उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण और में क्या है देखते हैं। इसमें क्या लिया है, एक HCl लिया है और दूसरा H2O। अब देखो ये जो HCl है वो इधर जाकर क्या है, इस प्रकार की अभिक्रिया बना रहा है। तो इसमें क्या है, Cl, यानी यहाँ पर जो H था वो हट गया और सीधा क्या बचा है, Cl आयन के रूप में बचा है। तो ये क्या हो गया, यानी इसने क्या कर दिया, H का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, इसने प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन दाता बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अब जो ये है H2O, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इधर जाकर क्या बना रहा है, CH3O बना रहा है। यहाँ पर क्या था, सॉरी H2O था यहाँ पर तो, और यहाँ पर क्या कर रहा है, H3O बना रहा है। तो क्या करेगा, ये यहाँ पर तो 2 थे H के हाइड्रोजन के, और यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। तो यानी एक प्रोटॉन को क्या कर लिया इन्होंने, ग्रहण कर लिया। इसीलिए ग्राही को क्या बोला था हमने, क्षार। तो ये क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। कौन सा, ये। और ये क्या कहलाएगा, अम्ल। अब वापिस जिस प्रकार उसमें अभिक्रिया देखी थी उसी प्रकार ये Cl है, ये क्या करेगा, क्लोरीन है, ये वापिस यदि उत्कर्णीय अभिक्रिया रूप में चलेगा तो ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। वापिस यदि दोबारा यदि जाए तो क्या बनाएगा, HCl। तो इसमें क्या है, यहाँ तो Cl के साथ में H नहीं था और यहाँ पर जाकर जुड़ गया। तो जुड़ते ही क्या बनाएगा, ये क्या कर लेगा, एक ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद में Cl को क्या बोला उन्होंने, संयुग्मी क्षार। और इसमें देखो H3O है, इसमें H3O है, वो क्या करेगा, ये आपका इधर जाकर H2O बनाएगा, यानी एक H को क्या करेगा, त्याग करेगा, यानी दाता बन जाएगा। तो क्या होगा, ये संयुग्मी अम्ल। देने वाला क्या, कौन सा है, अम्ल है। इस प्रकार आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं ये जो ब्रांस्टेड और लोरी थे वो केवल क्या है, वो किसको स्पष्ट नहीं कर सके। ये क्या है कि एप्रोटिक अम्ल जो है, अम्ल और क्षार थे, यानी इनकी कमी क्या रही कि जो बिना प्रोटॉन दाता और ग्रहण करने वाले थे एप्रोटिक अम्ल, उनको ये स्पष्ट नहीं कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, CO2 है, SO2 है, आपकी जो BF3 है, इनको उन्होंने स्पष्ट नहीं कर सका। तो क्या हुआ, उसके बाद में अन्य संकल्पना आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस संकल्पना के रूप में बोला जाता है। लुईस संकल्पना क्या है वो देखते हैं हम। लुईस संकल्पना आपकी किसके बाद में दी गई, ब्रांस्टेड लोरी के बाद में। क्यों, क्योंकि ब्रांस्टेड लोरी है वो आपको स्पष्ट नहीं कर सके जो एप्रोटिक अम्ल थे, अम्ल और क्षार थे। ये परिभाषा ये कब आई, ये आई 1923 में। इन्होंने क्या कहा, अम्ल कौन से पदार्थ को बताया इन्होंने, कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोला इन्होंने, अम्ल बोला। और क्षार की इनको बोला इन्होंने क्षार बोला जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, त्यागते हैं। उसको वो तो ब्रांस्टेड लोरी वाली तो प्रोटीन की थी, और उसमें H जो आपकी RNA की थी वो किसकी थी, H+ और OH आयन के रूप में थी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के रूप में दिए लुईस संकल्पना कि अम्ल की क्या बोला इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं उनको इन्होंने क्या बोला, अम्ल बोला। क्षार किनको बोला इन्हें, जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, त्यागते हैं, उनको इन्होंने क्या बोला, क्षार बोला। यानी ग्रहण करने वाले को तो अम्ल बोला और त्यागने वाले को क्षार। क्या इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं इसमें उदाहरण। ये है आपका उदाहरण के रूप में, ये देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है आपका ये वाला। इसमें देखो ये जो आपका BF3 है, ये क्या कर रहा है, इनसे यानी इलेक्ट्रॉन सीधा ग्रहण नहीं करता है, युग्म के रूप में होता है। ये किसके रूप में, युग्म यानी जोड़े के रूप में। 2 इलेक्ट्रॉन के बना, युग्म कितना होता है, जोड़े के रूप में होता है, यानी 2। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या है, अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्या है, क्षार है। तो इसमें देखो BF3 है, ये क्या कर रहा है, ये NH3 से 2 युग्म क्या इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। इसीलिए
जो लेने वाला ग्रहण करने वाला क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या हो गया आपका, क्षार हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें जो संकल्पना दे रखी है, तो इसमें ये तो क्या हो जाएगा आपका F3B है, ये तो क्या हो जाएगा, लुईस क्षार हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका, लुईस अम्ल। और ये जो बीच में बंद दिखा रखा है, ये क्या है आपका, उपसहसंयोजक बंध है। इसको आप विस्तार से देखते हैं कि किस प्रकार लुईस अम्ल और क्षार बताया इन्होंने। देखते हैं कैसे। ये जो आपका बोरोन है, बी है, बी क्या है, बोरोन है, एफ क्या है, फ्लोरीन है। तो देखते हैं बी है, उसकी जो अंतिम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने बताए हैं, 3। तीनों को इन्होंने अपने पास में दर्शा दिया। ये तीनों साइड में दिखा रखा है, बोरोन के तीनों साइड में अपने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं इन्होंने। इसके बाद में फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंतिम कोश में कितने हैं, इसके अंतिम कोश में 7 होते हैं। तो अब देखो तीनों साइड में क्या है आपकी, इसके फ्लोरीन लगा रखे हैं। अब देखो फ्लोरीन है, अब अंतिम कोश में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने से, ये एक संकल्पना है जो आप यदि उसके आपका आगे वाला 7वां पार्ट नहीं हटाया होता तो उसमें विस्तार से दिया होता है। ये आपकी विस्तार से समझने की आपको आवश्यकता है। अब देखते हैं इसमें कि ये जो बोरोन है वो क्या कर रहा है, फ्लोरीन से एक ले रहा है, इस इधर वाले फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर वाले से एक, यानी क्या हो गए, कितने हो गए इनके पास में, 6 तो हो गए, लेकिन 2 की आवश्यकता इनको क्या है, और है। और ये जो तीनों फ्लोरीन है ये अपने 8 पूरे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि अंतिम कोश में इसके 7 है ही, और एक किस ले रहे हैं, बोरोन से साझा कर रहे हैं। लेकिन ये बन गया सूत्र, तो फिर भी इनके पास में क्या है, 2 की क्या है, कमी है। दो इलेक्ट्रॉनों की क्या है इनके पास में, कमी, जो किससे प्राप्त करेंगे, इस NH3 से प्राप्त करेंगे। तो NH3 क्या करेगा, देखो ये हाइड्रोजन से एक संयोजकता हाइड्रोजन को पूरी करवा रहा है, और अपनी जो है वो भी पूरी है इनके पास में। तो अपनी वाली ये जो 2 है इनसे ये क्या करेगा, साझा कराएगा, और इसमें इसे इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो ये अब इस अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला इन्होंने, क्षार बोला। और इसको क्या बोला, अम्ल। इसको इस रूप में और देख सकते हैं, बोरोन है ये अपने 3 जो फ्लोरीन है उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको क्या है, 2 की आवश्यकता है, जो किससे प्राप्त कर रहा है, ये इनसे, यानी ये जो NH3 है ये इनको दे रहा है। इस प्रकार देखते हैं आगे इसमें, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी अम्ल को किस रूप में और बताया इन्होंने, लुईस ने, कि जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जिसमें अष्टक अपूर्ण होता है, यानी इसमें अष्टक अपूर्ण था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसीलिए इसका जो अष्टक था वो क्या था, अपूर्ण था। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के नहीं थे, इसीलिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अम्ल है ही, उसकी परिभाषा देख ली हमने। तो अम्ल को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी हो, अष्टक जिसका क्या हो, अपूर्ण हो, और इलेक्ट्रॉन क्या हो वो ग्रहण करता हो, वो क्या है, अम्ल है। जिसमें उदाहरण दे रखे आपको BF3 का, AlCl3 का, और Mg वाला, और Na यानी सोडियम वाला, मैग्नीशियम वाला। अब देखते हैं आगे, और ये जो आपका दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला, ये थे सभी क्या है, ये अम्ल है। अब जो आपका है क्षार, तो क्षार को क्या है, क्या बोला इन्होंने, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, और जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन धनी पदार्थ हो, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। या क्या कह सकते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। अब देखते हैं इसमें उदाहरण दे रखे हैं इसमें, कि जो H2O है, इसमें देखो, इसमें आपके लास्ट कोर्स में है वो इलेक्ट्रॉन दिखा रखी है। NH3 है वो भी क्या है, क्षार के बताया है। OH है वो भी क्या है, क्षार है। Cl है, क्लोरीन है, वो भी क्या है, आपका क्षार है। ये सभी क्या है, क्षार कहलाते हैं लुईस के अनुसार। ये थे आपके लुईस की संकल्पना। अब देखते हैं अम्ल और क्षार है उनके गुण क्या है। इसमें सबसे पहले देखते हैं
अम्ल और क्षार के गुण। पहला गुण क्या है? पहला जो अम्ल का गुण है वो हम देखते हैं विस्तार से। इसमें पीछे भी देखा आपने कि अम्ल और क्षार है वो क्या क्या है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं। क्षार का क्या गुण है कि क्षार लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला। इसके बाद में देखते हैं जो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके, किसके साथ? धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। ये इसका मुख्य रूप से अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है छोटा, कि जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। और प्लस क्या बनाते हैं? लवण। यानी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस से देते हैं। उदाहरण भी देखते हैं इसके लेके। एक जो आपका अम्ल ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया अम्ल को, और धातु के रूप में कौन सी ली है? जिंक धातु ली है। तो क्या बना रहा है? जिंक, यानी जिंक सल्फेट बना रही है। ये अम्ल इस धातु के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है लवण के रूप में, और प्लस में क्या निकल रही है? आपकी हाइड्रोजन गैस। यदि आपको परीक्षण करना हो कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं निकल रही है, तो इसके लिए आपको परीक्षण दे रखा है कि आपको एक परखनली लेनी है। क्या लेनी है आपको? परखनली। और इस परखनली में आपको क्या लेना है? इसमें आपको लेना है अम्लीय विलयन लेना है। जैसे आपने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल का, और प्लस में आपने क्या लिया है? जिंक धातु के छोटे छोटे दानेदार टुकड़े लिए हैं, वो इस परखनली में डाल लिया दोनों को। जैसे ही दोनों को डालेंगे, और इसमें क्या एक लगा लिया आपने? नली लगा ली है कांच की, और आगे एक पात्र में आपने क्या रख रखा है? यहाँ पर साबुन का जलीय विलयन ले रखा है। तो क्या होगा इस अभिक्रिया के अनुसार कि जब इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से जब भी जलती है तो वो क्या निकलती है? तो वो जलती है तो फटफट की आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर जो गैस निकल रही है उनके पास में तिल्ली ले जाएंगे, मोमबत्ती ले जाएंगे जलती हुई, तो क्या होगा? हमें फटफट की ध्वनि सुनाई देगी। तो ये स्पष्ट क्या होता है कि इसमें क्या है? H2 गैस है। इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस चित्र के रूप में कि हाइड्रोजन गैस का किस प्रकार दर्शाया जाता है उसको। अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि खट्टे जो पदार्थ है, खट्टे अम्लीय पदार्थ होते हैं, उनको धातु के पात्रों बर्तनों में नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रखते हैं? इसका कारण क्या है कि यदि हम उसको खट्टे पदार्थों को, जो खट्टे पदार्थ है उनको यदि अम्लीय, खट्टे पदार्थ कौन से होते हैं? अम्लीय। इसको धातु के पात्रों में रखते हैं तो उसके साथ क्रिया करके और विषैली हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, विषैली गैस का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? उनको खट्टे पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है, उनको धातु के बर्तनों में नहीं रखते। देखते हैं हम कि जो अचार है उनको नहीं रखते हैं, या अन्य खट्टे पदार्थ है उनको धातु के बर्तनों में नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं? धातु क्रिया कर लेती है अम्ल के साथ। तो अब देखते हैं आगे क्षार क्या करते हैं। ये तो अम्ल थे धातु के साथ, क्षार है वो धातु के साथ जो क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या है, जो सभी क्षार है वो धातु के साथ क्रिया नहीं करते हैं। कुछ क्षार ही ऐसे हैं जो धातु के साथ क्रिया करते हैं। जैसे आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके ये आपका लवण बनाता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। प्लस में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में देखते हैं आगे इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इसके गुण कौन से हैं अम्ल क्षार के। अम्ल क्या करते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, यानी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हमने देखा है कि अम्ल कौन सा लिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, और धातु ऑक्साइड कौन सी? कॉपर ऑक्साइड लिया है। अब कॉपर ऑक्साइड को जब HCl अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका? कॉपर क्लोराइड, और प्लस में क्या बनता है? जल बनता है। ये जो कॉपर क्लोराइड है, लवण है, ये किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। यानी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्षारीय प्रवृत्ति का क्या बनाती है? लवण बनाती है। और देखते हैं क्षार क्या करती है। क्षार यदि अधात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड नहीं, क्षार क्या करती है? अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और क्या बनाती है? जल, जो कि किस प्रवृत्ति का होता है? लवण अम्लीय प्रवृत्ति का। जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें आपका अधात्विक ऑक्साइड ले लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। और प्लस में क्षार कौन सा लिया है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, जो क्या बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है लवण, जो किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे वाला गुण है कि अम्ल और क्षार है उनके जलीय विलयन, अम्ल क्षार के जो जलीय विलयन है वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, विद्युत अपघटय के रूप में करते हैं। अब है इसके बाद में कि जो अम्ल और क्षार है, कौन, जो अम्ल और क्षार है वो क्या है कि अम्ल और क्षार है वो अभिक्रिया करके अपने गुण को खो देते हैं, जिसको हमने पहले ही पढ़ा था। और क्या बनाते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं दोनों। और क्या ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षार जो अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करके आपस में उदासीन हो जाते हैं, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। जिसमें क्या बनता है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण, और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। ये थे आपके अम्लों के गुण। ये हमने इस वीडियो में जो अध्ययन किया है, इसका यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो कमेंट करके आप वापस पूछ सकते हो, और इससे आगे का अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।